A group of retired bureaucrats and diplomats wrote a letter to the president, जिनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वीकनेट कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बढ़ते क्रेडिबिलिटी के बारे में लिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव और अवेयरिंग लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम हमेशा इसी तरीके के अवेयरिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ इस चैनल पे आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटी को दबाकर हमेशा नोटिफिकेशंस पाइए। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो वोटिंग के ऊपर बेस्ड होता है। हमने इस वीडियो में वोटिंग के ऊपर पूरे डिटेल में बात किया था। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे जाकर अभी देख लीजिए। आजादी के तुरंत बाद हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो वोटिंग्स को कंडक्ट और रेगुलेट करे। हमारा संविधान लागू होने से सिर्फ एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को एक ऐसी बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया जो हमारे देश में होने वाले सभी वोटिंग्स को रेगुलेट करने वाला था। उस बॉडी का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो आइए अब हम इलेक्शन कमीशन को जरा डिटेल में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट के सभी प्रकार के वोटिंग्स को, इलेक्शंस को रेगुलेट, एडमिनिस्टर और कंट्रोल करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के इलेक्शंस को भी कंडक्ट कराती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 15th पार्ट में इलेक्शन और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश करने के बारे में बात किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के पावर, फंक्शन, टेन्योर और एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। शुरुआत में इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था। बाद में 1989 के इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर कमीशन बन गया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास 3 मेंबर्स है। जो सबसे हाई पावर जिसके पास होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो उनका मदद करते हैं चीजों को डील करने में। एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हमारे देश के प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 साल का होता है या 65 इयर्स तक इलेक्शन कमिश्नर्स सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स सभी आईएएस ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है और उन्हें सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट दिया जाता है। इन ऑफिस इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट में सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही पोजीशन से हटाया जा सकता है। तो ये है जरा सा डिटेल इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है वोटिंग और इलेक्शंस के दौरान। इलेक्शन कमीशन देश में होने वाले सभी वोटिंग और इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, चाहे वो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो या वो प्रेसिडेंट ऑफिस या वाइस प्रेसिडेंट का हो। सभी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन सुपरिटेंड, डायरेक्ट और कंट्रोल करती है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के स्केड्यूल्स जारी करती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है टाइमली और पीरियोडिकली जनरल इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन ही पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग के लोकेशंस को डिसाइड करती है। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करती है और इलेक्शन कमीशन ही इपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करती है। कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंट सिंबल्स अलॉट करने के लिए। कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है जिससे अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाता है। कमीशन कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर को लिमिट करती है ताकि वेल्थ के दम पे इलेक्शन को अपनी ओर मोड़ा ना जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर और रिवाइज करती है पीरियोडिकली और हर साल नए एलिजिबल वोटर्स को ऐड करती है इलेक्टोरल रोल्स में। इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है किसी भी पोल्स को
डिसक्वालीफाई या कैंसिल करने का, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का इरेगुलरिटीज या अनफेयर प्रैक्टिसेस देखने को मिलता है। तो कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नर या प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करती है, स्टाफ्स का डिमांड करती है ताकि इलेक्शंस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सके। कमीशन ही डिफरेंट पार्टीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करती है कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। हम जानिए फंक्शन और पावर इलेक्शन कमीशंस का, और अब हम जानते हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो इलेक्शन कमीशंस ने लिए हैं अब तक। वोटिंग्स को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यूनिक वोटर आईडी को इंट्रोड्यूस करा। 2003 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे बहुत सारे सुविधा हुआ, जैसे बैलेट पेपर्स को छापना न पड़ा, स्टोर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट काउंटिंग भी बड़ा आसान हो गया। ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी के लिए वीवीपैट को भी इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन कमीशन ने स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटिंग एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम को 2009 में लॉन्च किया, जिससे अवेयरनेस को स्प्रेड किया गया और वोटिंग्स के इम्पोर्टेंस को बताया गया। ने नोटा को इंट्रोड्यूस किया। नोटा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी जब कैंडिडेट्स कोई आपको अप्रोप्रिएट ना लगे तो आप नोटा को सेलेक्ट करके अपना ना समर्थन जता सकते हैं। ऑफ इंडिया ने ब्रेल इक्विप्ड ईवीएम को इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद इलिटरेट और अनएजुकेटेड आदमी को अवेयरनेस फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रीट प्लेस का आयोजन किया, जिससे गांव-गांव में इलेक्शन कमीशन के लोग जाकर गांव के लोगों को और अनएजुकेटेड लोगों को अवेयर करते थे और वोटिंग्स के अहमियत को समझाते थे। इन सब चीज़ों से काफ़ी फायदा हुआ और काफ़ी परसेंटेज वोटिंग में इजाफा देखने को मिला। ये थे कुछ इनिशिएटिव्स जो इलेक्शन कमीशंस ने डिफरेंट टाइम्स पे इलेक्शन को सुधारने के लिए किया। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में, कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज के बारे में जिससे इलेक्शन कमीशन घिरा पड़ा है। वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इससे इलेक्शन कमीशन घिरा हुआ है 2019 से के जनरल इलेक्शन से। 2019 में जनरल इलेक्शन से ठीक पहले इंडिया के फर्स्ट एंटी सैटेलाइट टेस्ट को अनाउंस करा गया था। बिना लाइसेंस के 48 घंटा पहले इलेक्शन से एक नमो टीवाई करके टीवी चैनल को लॉन्च किया गया और उसको टेलीकास्ट किया गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 126 के अनुसार पूरा रेस्ट्रिक्टेड है। और इन सब के कारण इलेक्शन कमीशन एक घेरे में, क्वेश्चंस के घेरे में पड़ा हुआ है। सब कारणों से इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चंस के घेरे में है कि वो किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव्स या कोई स्टेप्स काहे नहीं उठाई। इसके कारण अपोजिशन का आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी फेवरिंग का काम करती है और प्रधानमंत्री के डायरेक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरीके का कोई स्टेप्स नहीं उठाती है। कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कहीं न कहीं ईवीएम माल प्रैक्टिसेस के भी आरोप है, जिसके कारण लोगों के बीच में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ डिस्ट्रस्ट काफी बढ़ा है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ ऑब्जर्वर्स एक्टिव हो जाते हैं। उन ऑब्जर्वर्स का काम होता है चीजों को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करने का, और उन ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स का ट्रांसफर देखा है इलेक्शन के दौरान। ऑफिशियल्स को कहीं ना कहीं इलेक्शन के कारण ट्रांसफर करा जाता है। इलेक्शन में काफी उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है ऑफिशियल्स को ट्रांसफर करने का या नहीं ड्यूरिंग इलेक्शन। कहे कि 324 आर्टिकल में हमारे संविधान के ट्रांसफर के बारे में ऑफिशियल्स के कुछ लिखा नहीं गया है। तो इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में इंटरवेंशन करने का भी आरोप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल प्रोमिसेस नहीं कर सकती है इलेक्शंस के दौरान। काहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं पता है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोमिस इलेक्शन को के फ्री एंड फेयर बिहेवियर को चेंज कर सकता है।
इससे जुड़ा मामला केरला में सामने आया है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केरला गवर्नमेंट को गरीबों तक फूड सप्लाई को रोकने को कहा गया। केरला गवर्नमेंट गरीबों तक फूड सप्लाई कर रही थी ताकि स्टार्वेशन को कम करा जा सके। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इस बात पे कि केरला गवर्नमेंट सही कर रही थी या इलेक्शन कमीशन सही करी, कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान अपने किसी भी तरीके का फूड सप्लाई को बंद करने को कहा? आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। इस बात को हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से जज करते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा बात सामने आया, जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इलेक्शन के दौरान लोगों को बकरी, कैटल्स, कलर टीवी, साइकिल्स बांटी, तब ये कंट्रोवर्सी अराइज हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कंट्रोवर्सी क्लियर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये जो चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे लोगों का वेलफेयर होता है, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि कभी भी इग्नोर नहीं करा जा सकता है। तो अगर नज़र में रखें तो केरला गवर्नमेंट कहीं से गलत नहीं है, काहे कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने से स्टार्वेशन कम होगा और लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा। तो ये कहीं से भी गलत नहीं है इलेक्शन के समय इस जजमेंट के अनुसार। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव और अवेयरिंग लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अवेयरिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमेशा नोटिफिकेशंस पाइए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, मेक यू अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।